हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है यानी कि कृषि प्रवेशक है उसके लिए हम 10,000 प्लस MCQ यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के वो हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो वो सीरीज़ जो है आज से शुरू है और आज डे फर्स्ट है। हर PDF के अंदर आपके जो मैक्सिमम रहेंगे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। देन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। यानी कि लवणीय पानी है, ठीक है, जो वाटर है वो क्या है, लवणीय है, उसकी कंडीशन लवणीय है, तो उससे उपयुक्त सिंचाई विधि, तो सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी होगी। ठीक है, तो इनमें से आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर या फिर फ्लो मेथड या फिर फ्लड मेथड, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ड्रिप इरिगेशन या फिर बूंद या टपकुआं विधि। जिसमें क्या रहता है, मान लो ये आपका जो है प्लांट है, इसके बिल्कुल पास में रहती है और क्या होता है, जड़ों के पास में, रूट के पास में पानी गिरता है टपकुआं विधि से, यानी कि बूंद बूंद करके, एक एक बूंद करके पानी जो है क्या है, गिरता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन डैश डैश नमी प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। यानी कि जो लगभग फसलें हैं उनका अधिकतम उत्पादन यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्शन जो अधिकतम उत्पादन होता है वो कितने परसेंट नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 50%। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, 50%। ठीक है, 50% नमी पर सिंचाई करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। आपको पता होगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कभी हॉर्टिकल्चर पूछ लेता है, कभी एग्रीकल्चर, कभी सॉइल साइंस, कि बताओ कौन कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है यह याद रखना। इसके पीछे क्या लग रहा है, कल्चर लग रहा है। ठीक है, तो जितने वर्ड कल्चर जिनके पीछे लगा होगा ना वो लैटिन भाषा के होंगे। ठीक है, लोची जिनके एंडिंग में लगा होगा वो ग्रीक से होंगे। बस एक पोमोलॉजी को छोड़ देना, पोमोलॉजी क्या है, इनका एक अपवाद है, एक यूनिक है, वो लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, वो अकेला नहीं है ग्रीक से। आप बोलो, आपने बोला था कि लॉजी लगाओ, वो सभी क्या है, ग्रीक से, नहीं वो सभी नहीं है, मतलब एक आधी अपवाद है जिसमें से पोमोलॉजी है। बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजी लगा हुआ है ग्रीक है, तो ऐसा नहीं है। फिर एग्रोनॉमी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया, ये देखो नोमी है तो कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा से, ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और सॉइल साइंस शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, लैटिन से। देखो पीछे कल्चर लगा हुआ है सभी के, इनमें से आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जिसके अंदर हम फूल, फल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं ना, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ओलैरिकल्चर, ओलैरिकल्चर के अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। सॉइल साइंस तो पता ही होगा आपको, मृदा विज्ञान, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन और ग्रीक दोनों से, मैंने अभी आपको बताया था पोमोलॉजी शब्द। ठीक है, पोमोलॉजी शब्द दोनों से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु पाया जाता है। तो आपको पता होगा, हमने जब दलहनी फसलें पढ़ी थी ना तो मैंने बताया था जितनी भी दलहनी फसलें ना, सबकी जो रूट होती है ना उनके अंदर क्या है, नोड्यूल यानी कि गांठें पाई जाती है। और इन गांठों के अंदर एक जीवाणु होता है जो कि क्या करता है, जो नाइट्रोजन होती है ना वातावरण के अंदर, उस नाइट्रोजन को क्या करती हैं, वायुमंडल से ला के उसे सॉइल के अंदर क्या है, स्थिरीकरण, उसका फिक्सेशन कर देती हैं, वहाँ पे ही स्थिर कर देती हैं। ठीक है, जो कि अगली फसल के काम भी आती है। इसीलिए बोला जाता है दलहनी फसल जो है ना वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है ना, फर्टिलिटी होती है, उसे बढ़ाती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो जीवाणु जो है ना वो कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव जो किस समय वो कौन सी फसल की है, तो ये भी आपसे पूछा गया है सुपरवाइजर में एक बार, गौरव किस समय वो कौन सी फसल की है। तो गौरव आप सबको पता होगा, चने की तो पता होगा, लेकिन ये सोयाबीन की भी है।
सोयाबीन और चने की दोनों की है जो ये फसल, ये गौरव जो वैरायटी है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ कौन से कुल की फसलें हैं? यानी ये चारों जो है ना, गन्ना, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ कौन से कुल की है? ग्रेमिनी की है या लेग्यूमिनेसी की या फिर सोलेनेसी की? तो सोलेनेसी में तो क्या है, आलू इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ये नहीं कि एक अकेला आलू ही है। और लेग्यूमिनेसी की बात करें तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, यानी कि चना हो गया, मूंग, मोठ, मटर, ये सब क्या है, लेग्यूमिनेसी में आती है। और बात करें ग्रेमिनी की तो रह गई ग्रेमिनी, ग्रेमिनी के अंदर आती है ये सब, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एग्जाम में आपको वो दे देना पोएसी, तो कंफ्यूज मत होना, ग्रेमिनी का दूसरा नाम ही पोएसी है, ठीक है। ये इसके सब कुल है, यानी कि उपकुल है, तो इसमें ना आपको कंफ्यूज नहीं होना। पोएसी या ग्रेमिनी कुछ भी दिया हो, दोनों में से कोई सा भी टिक करोगे ना तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चना, मटर, मूंग, मोठ कौन से कुल से है? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये क्या है, दलहनी फसलें हैं, तो ये कौन से कुल से हैं? लेग्यूमिनेसी से है। नेक्स्ट है कि टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है? ये बहुत बार पूछा जाता है, टिक्का किससे है? मूंगफली से रिलेटेड रोग है। और फिर है सभी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होती हैं, तो कितने होती हैं? 17 होती हैं। असेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 17। और जो सबसे लास्ट में खोजा गया था वो कौन सा था? निकेल था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाती हैं। नेक्स्ट है कि चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता है, सुपरवाइज़र हो चाहे तो, चाहे AFO हो और चाहे जेट का पेपर हो, ये पूछा जाता है कि चावल, धान के अंदर खैरा रोग किसकी कमी से होता है या किसकी वजह से होता है? तो जिंक की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुवाई से फसल कटाई तक की जाती है उसे कहा जाता है। ये क्या है? टिलेज है, टिलेज से क्वेश्चन पूछा है इसने। जो भू पृष्ठकरण क्रियाएं होती है ना, यानी कि हमें कोई फसल को बोना है खेत के अंदर, उससे पहले हम क्या करेंगे, खेत को समतल करेंगे, पाटा लगाएंगे, हैरों वगैरह का यूज़ करेंगे, तो ये सब प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलती हैं? टिलेज या फिर भू पृष्ठकरण क्रियाएं बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से लेकर फसल कटाई तक की होती है, यानी कि हमने ये बोला है कि बीज को बो दिया, ठीक है, उससे पहले हमने कुछ भी किया, उसने इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया। ये बोल रहा है कि बीज को हमने बो दिया, उसके बाद जो प्रोसेस करेंगे, उसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती है भाई? तो कौन कौन सी होती है? जैसे कि हम बीड नहीं निकालते, खरपतवार को निकालते हैं ना खड़ी फसल के अंदर, और बाकी जितनी भी प्रोसेस करते हैं पानी वगैरह का, तो ये बोल रहा है वो जो सभी जितनी भी प्रोसेस है ना जो आप करते हो इंटरकल्चर वगैरह, तो वो ये सब बोल रहा है कि उस स्टेज से लेके जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती, ये सब प्रोसेस इस अंडर में करते हो ना, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो याद रखना, सेकेंडरी टिलेज होता है। टिलेज के दो टाइप होती हैं, एक होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीय। द्वितीय तो कौन सा होता है? बीज की बुआई से लेकर कटाई तक की जो प्रोसेस होती है ना, उसके बीच बीच में जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी टिलेज। और प्राइमरी कौन सी होती है? यानी कि भूमि पड़ी है, ठीक है, उसे हम तैयार करते हैं, तब से लेके बीज की बुआई करते हैं, इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस है ये होती है प्राइमरी या फिर प्रारंभिक भूपृष्ठकरण। तो ये दो इसके टाइप हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? यानी कि पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंट है जिसका यूज़ भूमि की गहरी जुताई के लिए किया जाता है? तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जो है ना वो क्या करता है? गहरी जुताई के लिए काम में लिया जाता है। अम्लीय मृदा पाई जाती है, तो अम्लीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है? कौन से एरिया में ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ह्यूमिड एरिया के अंदर, नमी वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदा जो है वो क्या है? ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद में है कि खरपतवारी पौधा जो है वो परजीवी कौन सा है? यानी कि आपने सुना होगा पैरासाइट वीड होती हैं 4 टाइप के, वो जो तने वाले होते हैं और अर्ध और जड़ के होते हैं और फिर वो अर्ध होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इन चारों में से एक एग्जाम्पल है जो कि क्या है? पैरासाइट वीड है, परजीवी खरपतवार है, जो कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो इनमें से कौन सा है? अमरबेल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खरपतवार बीज जो सरसों के बीज के जैसे दिखाई देते हैं। गेहूं के अंदर आपने नाम सुना होगा गेहूं का मामा या फिर गुली डंडा, फेलरिस माइनर जिसका साइंटिफिक नेम है। तो वो क्या होता है? बिल्कुल एज इट एज क्या है, जो
हमारी गेहूँ होती है ना, गेहूँ की फसल उसके जैसा ही दिखाई देता है। शुरू में तो हम उसे देख के आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये गेहूँ सा है या फिर हमारी फसल है, तो सेम टू सेम होता है। ऐसे जो खरपतवार होते हैं ना, उनको मिमिक्री, नकलची खरपतवार भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसा एक खरपतवार बताओ जिसके बीज है ना एज इट इज सेम टू सेम कैसे होते हैं, सरसों यानी कि मस्टर्ड के बीज के जैसे ही होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है, सत्यानाशी। और इसके बीज जब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं ना, तो जब ऑयल वगैरह निकलवाते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है, यानी कि सरसों के ऑयल वगैरह की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो क्या है, घट जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है जो आपका 19 नंबर प्रश्न है, 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल के लिए किया जाता है। तो 2,4-D का ज़्यादातर यूज़ आपको पता होगा गेहूं के अंदर, अब तो नहीं इतना किया जाता, पर पहले फिर आइसोप्रोटेरोन भी आया था, तो इसका क्या है, गेहूं के अंदर किया जाता है 2,4-D का यूज़। फिर जो भी मैंने आपको बताया था ना, गेहूं का मामा या फिर गुल्ली डंडा, उसके लिए किया जाता है। फिर है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। अब आप बोलोगे क्रांतिक अवस्था क्या होती है। क्रांतिक अवस्था का आपका ये रहता है कि कोई भी फसल है, जितनी भी फसलें हैं ना, सब फसलों का एक ऐसी स्टेज रहती है कि जिस स्टेज में उनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उस स्टेज में हम पानी नहीं देंगे ना, वो फसल क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। उसे बोला जाता है क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज। तो ये पूछ रहा है गेहूँ की बताओ। गेहूँ की तो आप सबने सुनी होगी बहुत, CRI स्टेज। तो CRI का क्या मतलब होता है, क्राउन रूट इनिडिएशन स्टेज, जिसे शिखर जड़ों के निकलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है। जल उपयोग दक्षता है ना, वो सबसे ज़्यादा किस पद्धति में होती है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा है, बूंद बूंद या टपकमा विधि या ड्रिप इरिगेशन में। इसमें क्या होता है कि पौधा जो होता है ना, फसल जो होती है, उसमें ना पानी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि बिल्कुल जड़ों के पास में पानी डालेगा ये बूंद बूंद से, तो वो फसल जो होगी ना, वो प्लांट जो होगा उस पानी का पूरी तरह से यूज़ करेगा, वो पानी खराब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसका वेस्टेज नहीं होगा। उसके बाद में ये चावल या धान का बोटेनिकल नाम बताओ। तो बोटेनिकल नेम की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रिटिकम एस्टिवम, ये किसका है, ये है गेहूं का नाम। हार्डियम वल्गेर ये आपका जौ का नाम है। पाइसम स्टाइवम ये आपका मटर का नाम है। तो कौन सा रह गया, ओराइजा सेटाइवा, ये आपका चावल का नाम है। उसके बाद में है एमिरेंथस स्पीसीज में बनने वाले कुल बीजों की संख्या। एमिरेंथस क्या है, एक खरपतवार है, एक वीड है। तो ये बोल रहा है एमिरेंथस जो वीड है, जो स्पीसीज है, उसमें कुल कितने बीज बनते हैं। एक प्लांट से पूछ रहा है ये, तो एक प्लांट से 1,75,000 बीज बनते हैं। आप देख लो कि अगर 4-5 ऐसे प्लांट हो तो पूरे खेत को, फिर तो उसमें तो फसल हो जाएगी अच्छे से। मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है अपनी भूमि के अंदर। क्या है, मेन जो अपनी क्रॉप होती है ना, उससे कंपटीशन करता है। तो निम्न में से कौन सा जलीय खरपतवार है, यानी कि इन तीनों में से बताओ ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि क्या है, जल के अंदर रहता है या फिर जलीय खरपतवार है। तो आइकोर्निया क्रेसिपिस जो है वो क्या है, जलीय खरपतवार है, जल में रहने वाला है, जलकुंभी। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है कि वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल कहलाता है, यानी कि केले के फल को क्या कहा जाता है। तो बेरी बोलती हैं केले के फल को। ठीक है। उसके बाद में निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इन चारों में से विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आंवला है, आंवले के अंदर विटामिन सी है, वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर है गुलाब का उत्पत्ति स्थान है, गुलाब का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, भारत है गुलाब का उत्पत्ति स्थान। और किस मृदा में सूखने पर ऊपरी सतह पर सफ़ेद चकंदे बन जाती हैं, यानी कि किस टाइप की होती है वो सॉइल, जिनके ऊपर जैसे ही वो सूख जाएगी तो वाइट कलर के धब्बे से दिखाई देने लगेंगे, चकत्ते से दिखाई देने लगेंगे। तो किस टाइप की होगी वो, लवणीय मृदा होगी, लवण ज़्यादा होंगे उस मृदा में। फिर है इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की संख्याओं की ज़रूरत होती है। संख्याओं का क्या मतलब है कि हम जैसे बोलते हैं ना, इस फसल के अंदर 4 सिंचाई बहुत है, इसके अंदर 5 से 6 सिंचाई। तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसी एक फसल बताओ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर सिंचाई की जाती है। तो गेहूं में की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर इरिगेशन की जाती है, जो सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है। फिर ज्वार के दानों में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। 10.4% होता है ज्वार के दानों के अंदर प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर निम्न में से कौन सी मूंग की प्रजाति नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है कि 851, कृष्णा या फिर RMG 62
या फिर गंगा बी। तो राइट आंसर कौन सा है? गंगा बी जो है वो क्या है? मूंग की वैरायटी नहीं है। तो देखो 3 वैरायटी याद हो गई ना आपको मूंग की, कि ये 3 मूंग की है। उसके बाद में है गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर कितनी होती है? जो गुच्छेदार वैरायटीज होती है उसकी बीज दर कितनी रखती हैं? तो 80 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है उसकी बीज दर। फिर है जो इंडियन सरसों जिसे हम बोलते हैं, भारतीय सरसों जिसे हम बोलते हैं, उसका वानस्पतिक नाम बताओ क्या है? तो क्या है? ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस नहीं करना, ब्रेसिका जुन्सिया करना है, क्योंकि भारतीय या फिर इंडियन सरसों का साइंटिफिक नेम यही है। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। और शिखा जो है वो किसकी किस्म है? तो किसकी किस्म है? अलसी की किस्म है शिखा। फिर है अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत ज़रूरी है? तो अवले जब बनाते हैं ना तो उस टाइम क्या होता है, एक प्रोडक्ट है उसमें अम्ल की क्या होती है? नीड होती है। और फिर है फूलदान में कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है? यानी कि हम फूलदान में रखते हैं ना फूल को सजावट के लिए, तो कौन सा ऐसा फूल है जो लॉन्ग टाइम तक रहता है, मुरझाता नहीं है? तो कौन सा है? ग्लैडियोलस है। ठीक है, गुलाब तो मुरझा जाता है कुछ टाइम बाद। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR कहाँ पे है? IIHR कहाँ पे है? ऑप्शन में है हैदराबाद, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो राइट आंसर कौन सा है? बेंगलुरु है इसका। फिर है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, KMS है या फिर KSO2 है या फिर K2S2O7 है। तो राइट आंसर कौन सा है? K2S2O7 है। और फिर है कि अमरूद किस कुल से संबंधित है? तो अमरूद क्या है? मिर्टेसी फैमिली से संबंधित है, मिर्टेसी फैमिली है। रोजेसी का एग्जाम्पल है रोज, ग्रेमिनी का एग्जाम्पल है गेहूँ या फिर जौ। और उसके बाद में है गन्ने के खेत में चारों ओर सनई की कुछ पंक्तियां लगाना। तो इस खेती को क्या बोलते हैं? यानी कि गन्ने की फसल है उसके चारों ओर क्या है? सनई लगा देते हैं हम, सनई की कुछ पंक्तियां लगा देते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? कौन सी क्रॉपिंग? इसे रक्षक फसल बोला जाता है। ठीक है, कीट वगैरह का प्रकोप कम होता है। फिर है पूसा नन्ना एक बोनी किस्म है, यानी कि पूसा नन्ना जो है वो एक ड्वार्फ वैरायटी है, छोटी, यानी कि इसकी हाइट कम रहती है। तो ये किसकी वैरायटी है? तो ये तो आपको सबको पता होगा, पपीते की वैरायटी है। फिर है अंगूर की हाइब्रिड किस्म कौन सी है? तो कौन सी? अर्कावती। कल परसों हमने अंगूर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये हाइब्रिड है, और याद रखना ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर था अर्ध शुष्क परिस्थितियों में इनमें से किस फसल को सबसे कम पानी चाहिए? तो अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ उनमें से सबसे पानी कम किसे चाहिए होगा? गेहूं को। पर याद रखना CRI स्टेज में तो इरिगेशन देनी होगी। इसने पूछा है कम पानी किसे चाहिए होगा। फिर है भारत में कौन सी फलीय फसल को सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी फल वाली फसल है जिसको सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर? तो आम को उगाया जाता है। फिर है सब्जियों व फलोत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, यानी कि सब्जी और फलों का प्रोडक्शन करने में अपना इंडिया जो है ना वो 2nd रैंक पे है। फिर है मोलिब्डेनम, यानी कि MO से जिसे शो करते हैं, का ग्रहण सर्वाधिक करती है। तो सबसे ज़्यादा कौन करती है? बरसीम फसल जो है ना वो मोलिब्डेनम का ग्रहण सबसे ज़्यादा करती है। फिर है केले का प्रसारण किसके द्वारा होता है? यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना इसको बीज से लगाएंगे, इसको राइजोबियम से, इसको बल्ब से, तो ये किसके द्वारा होता है? स्वाट सकर्स के द्वारा। आम का सबसे अधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। फिर है कि निम्न में से किस फसल में विटामिन A अधिक पाया जाता है? विटामिन C हमने पढ़ा था आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन A की बात कर रहा है अभी ये, तो A किस में पाया जाता है? आम के अंदर। और इनमें से मिर्च की किस्म नहीं है, यानी कि ये बोल रहा है कि इनमें से मिर्च की कौन सी किस्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही होगी उसमें आपको इसका राइट आंसर बता दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं आपको एज ए होमवर्क डेली 5 क्वेश्चन दिया करूँगी, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो अगर आपको ऐसी सीरीज से जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया दैन वीडियो को लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।